गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक मिनट में चेक कर लूं। देखिए क्लास लाइव हो गई है, एक बार बताइएगा कमेंट करके। क्लास लाइव हो गई है, मैं कमेंट देख लूं कौन कौन ऐड हो गया है बच्चा। कि ओके, गुड इवनिंग चंदा कुमारी, गुड इवनिंग। क्लास लाइव हो गई है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताइए। हालांकि मैं एक स्क्रीन पर देख रहा हूं आप लोगों की कमेंट्स, आप मुझे एक बार बता दीजिए। ये स्क्रीन थोड़ी सी मैं इधर रख देता हूँ ताकि मुझे आप लोगों की कमेंट्स दिखती रहें। जी, गुड इवनिंग अंकिता पांडे, प्रिया सिंह, मेघा, वंदना, नमस्ते। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्लास लाइव हो गई है, बता दीजिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। क्लास लाइव हो गई है, चल रही है, ओके ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, और आज की क्लास में मैंने कोशिश यही करनी है कि मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराऊं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 क्वेश्चन कराऊं। 1 घंटे की ये क्लास रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे। प्रणाम राहुल जी। देखिए क्लास तो मैंने चला दी है एक और स्क्रीन पर, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आप लोग जो हैं, निर्मेश सर भी आ गए। हेलो निर्मेश सर, कैसे हैं। जल्दी जल्दी क्लास को आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें। नहीं पूनम जी, मैं इस कॉलेज से स्टडी नहीं किया हूं। तो कैसे हैं आप लोग, क्लास रेडी की जाए। जी, क्लास शुरू कर देते हैं फिर। आप लोग तैयार हैं। गुड इवनिंग तुषार जी, गुड इवनिंग। जी, निर्मेश सर आ गए हैं लेकिन निर्मेश सर की कमेंट नहीं दिख रही है। जी, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, तैयार हो जाइए आज आप लोग क्वेश्चन देखने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ कवर किए जाएंगे। हम्म, शिवानी शर्मा, गुड इवनिंग। संगीता, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सबमरीन टू व्यू ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। बताइएगा जल्दी से। पहला ऑप्शन है पायरेलियोमीटर, दूसरा है पेरिस्कोप, बी ऑप्शन, और सी ऑप्शन है हाइप्सोमीटर, और डी ऑप्शन है ऑन्डोमीटर। बताइए क्या आंसर रहेगा। जी, तो स्टूडेंट निर्मेश सर भी हैं, निर्मेश सर का भी स्वागत करिए क्लास में। तो बताइए, पीडीएफ आप लोगों को बायजू पीसीएस ग्रुप में मिल जाएगी। मीना जी, अब आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। तो कई बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ये होगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक तरीके का प्रकाशीय यंत्र है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक मिनट, ये क्या है, एक तरीके से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। और चलिए, तो किस किस का आंसर आ गया है देख लेते हैं हम लोग। आकृति, गुड इवनिंग। अरविंद, पुष्कर, तो सभी का आंसर आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर विंड स्पीड। यानी वाइंड मतलब बहती हुई हवाएं, बहती हुई हवाओं की गति नापने के लिए हम निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं। जी, निर्मेश सर का स्वागत है जी क्लास में। जल्दी से बताइए। अच्छा, कंप्यूटर महोदय अगर पोल की सुविधा है तो पोल मौजूद करा दीजिए जल्दी से बच्चों को। जी, मैं बोल दिया है हूँ टीम को, अगर पोल की सुविधा है तो पोल मौजूद करा देंगे जल्दी से। हाँ जी, तो लगाइए आंसर जल्दी से। गुड इवनिंग बबली जी। तो हवा, जो बहती हुई हवा होती है उनको नापा जाता है किससे, उनको नापा जाता है एनीमोमीटर से। तो किसका आंसर है, शमिता का आंसर आया है ठीक, तुषार का आंसर आया है,
और सोनाली, सिमरन सिमरन गलत बता रहे हैं। ए, एरोमीटर नहीं होता जी, एरोनीमीटर होता है। एनीमोमीटर होता है जो बहती हुई हवाओं को नापता है। स्पेक्ट्रोमीटर भी नहीं होता है, लोग गलत आंसर लगा रहे हैं। स्पीडोमीटर भी नहीं होता है जी। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, यूडियोमीटर से किसका मापन किया जाता है? यूडियोमीटर से किसका मापन किया जाता है? जल्दी से लगाइए, यूडियोमीटर से, यूडियोमीटर से किसका मापन किया जाता है? जल्दी से बताइए, यूडियोमीटर से। और जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक किया है उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। यूडियोमीटर से किसका मापन किया जाता है? वायुमंडलीय दाब का, समय का, गैस के आयतन का, कि वाष्प दाब का? बताइए, किसका मापन किया जाता है यूडियोमीटर से? तो जल्दी से बताइए। तो यूडियोमीटर जो होता है स्टूडेंट्स, ये प्रयोगशाला में इस्तेमाल होता है, लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है। तो जो गैसों का मिश्रण होता है उनका वॉल्यूम नापने के लिए, तो जो गैसों के मिश्रण होते हैं उनके वॉल्यूम में जो परिवर्तन आता है उसको नापने के लिए यूडियोमीटर को यूज किया जाता है। यूडियोमीटर के अगर खोजकर्ता की बात करें तो बताइए इसके खोजकर्ता कौन थे? जी, बिल्कुल सचिन कुमार शुक्ला, आपका आंसर सही है। तो यूडियोमीटर के खोजकर्ता का नाम बताइए, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, यूडियोमीटर के खोजकर्ता का नाम। तो इनका नाम था मार्सलियो, इनका नाम था मार्सलियो लैंड्री ओनी, लैंड्री ओनी। इन्होंने यूडियोमीटर की खोज की थी। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो वायुमंडल का दाब होता है ये किससे नापा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, वायुमंडल का दाब किससे नापा जाता है? वायुमंडल का दाब किससे नापा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, वायुमंडल का दाब किससे नापा जाता है? वायुमंडल का दाब, ठीक है, जल्दी से बता दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ब्यूफर्ट स्केल इज यूज टू मेजर, यानी ये जो ब्यूफर्ट पैमाना है यह क्या नापने के काम आता है? जी, ब्यूफर्ट पैमाना क्या नापने के काम आता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पर्वतों की ऊंचाई, एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन, या बहती हुई हवाओं की गति, वाइंड वेलोसिटी, या इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह पैमाना किसके लिए यूज होता है? मैं आप लोगों को बता दूं, ये इंटरनेशनल स्केल है। मैं बात यहां पर कर रहा हूं स्केल की, ना कि मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं किसी उपकरण की, ऑपरेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, उसको ब्यूफर्ट स्केल से नापा जाता है। ठीक है, इस स्केल पे कितनी रीडिंग होती है, कौन बताएगा जल्दी से? देखिए कंप्यूटर महोदय, अगर अगर पॉसिबल है तो प्लीज जल्दी से जो है आप बच्चों को पोल की सुविधा प्रदान कर दें, क्योंकि बच्चे पोल मांग रहे हैं। पोल ही जीवन है, जैसे ही मछली के लिए जल है, जीवन है, वैसे ही बच्चों के लिए पोल भी जीवन है। तो पोल प्रोवाइड करा दीजिए। तो दोस्तों ये एक इंटरनेशनल पैमाना होता है स्टूडेंट्स, और ये इसमें जो रीडिंग होती है वो 0 से 12 तक होती है। इस पैमाने पे जो रीडिंग होती है वो कहाँ तक होती है? 0 से 12 तक की रीडिंग होती है। आ रही बात समझे? 0 का मतलब होता है शांत हवाएं, बिल्कुल शांत हवा होंगी। 0 का मतलब क्या है? बिल्कुल शांत हवा होंगी। और 12 का मतलब है कि बहुत तेज चक्रवात टाइप का तूफान आएगा। तो इसकी खोज जो है वो किसने की थी? ब्यूफर्ट ने ही की थी। तो उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है, ब्यूफर्ट ने ही इसकी खोज की थी जी। जैसे जैसे 0 से ऊपर रीडिंग बढ़ती जाती है स्टूडेंट्स, वैसे वैसे मौसम में हवाएं जो बह रही हैं वो तेज होती चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की फोटोग्राफी किस उपकरण के लिए से की जाती है? मतलब सूरज की भी फोटो खींचनी पड़े भाई, सूरज भी तो सुंदरता दिखाता है, सेल्फी लेना चाहता है। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फोटोग्राफी द सन? गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल मीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या फिर स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का है जी। तो जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक किए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी से जवाब दीजिए। और प्लीज आप लोगों से सभी से निवेदन है कि एक बार वीडियो को जो है शेयर भी कर देना पढ़ने वाले बच्चों के ग्रुप्स में। तो देखिए, अगर हमें सूरज की फोटोग्राफी करनी है तो हम जो है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बिल्कुल सही, जय शुक्ला, तुषार, आबाद खान, आकृति, समिता, इनका आंसर बिल्कुल सही है। ऐश्वर्या, आपका आंसर सही है।
अंबिका आपका सही है, कामना शुक्ला, सोनाली आपका आंसर सही है, विपुल सौरभ, आर्ट एंड क्राफ्ट, पूनम यादव, थैंक यू स्वाति। सोनाली आपका आंसर सही है, भूतू मार्शल आपका भी आंसर सही है। हाँ जी, जैसे जल जीवन है वैसे ही पोल भी जीवन है, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तो मैं मजाक में कर रहा था। तो एक्चुअली ये सूरज की जो इमेज निकाल सकता है, बताइए ये 3D इमेज निकाल सकता है कि 2D? ये जो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ है ये सूरज की इमेज कैसे निकाल सकता है? 1D, 2D, 3D, जल्दी बताइए। तब तक मैं भी शेयर कर देता हूँ एक बार, है ना? मैं भी शेयर कर देता हूँ, बोल देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी शेयर कर दीजिए। जी, तो चलिए, हाँ जी, पीडीएफ मिलेगी। मीना जी कितनी बार एक ही क्वेश्चन पूछोगे, बोला है ना, बायजू के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी पीडीएफ। सेम क्वेश्चन को 2 बार पूछने पर आंसर नहीं बदलेगा, वही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, तो इससे 3D फिगर निकलती है, बहुत सही बोला। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट? यानी हवा का अगर हमको दाब नापना है तो बताइए, हम एनीमोमीटर को यूज करेंगे, बोरोमीटर को यूज करेंगे, हाइग्रोमीटर को यूज करेंगे कि थर्मामीटर को यूज करेंगे? जल्दी से बताइए। हाँ जी बिल्कुल, तुषार जी अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, जल्दी से। लगा दीजिए। जी, तो जो हवा होती है उनका दाब नापना है तो बोरोमीटर से नापा जाता है। तो किसने, आवाज ने आंसर दिया है, चंदा ने, सचिन ने, सिमरन ने, इन सब बच्चों ने सही आंसर दिए, गुड। जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर? यानी वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है उसको किससे मेजर किया जाएगा? वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है उसको किससे मेजर किया जाएगा? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, जल्दी से बताइए। जी, तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। बहुत बढ़िया, हाइग्रोमीटर। कितने बच्चों का आंसर सही आया है? आवाद, आकृति, अर्चना, सिमरन। तो प्लीज स्टूडेंट वीडियोस को लाइक करते रहिएगा इस वीडियो को, और आप लोगों से निवेदन है कि स्टूडेंट्स के बीच में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो वायुमंडल की आर्द्रता जो नापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। बहुत बढ़िया जी। तो आप मुझे हाइग्रोमीटर की खोजकर्ता का नाम बता सकते हैं कि इनकी खोजकर्ता का नाम क्या है? चलिए, हाइग्रोमीटर किसने खोजा था? हु डिस्कवर्ड हाइग्रोमीटर? जल्दी से बताइए, हु डिस्कवर्ड हाइग्रोमीटर? ये तो आप लोगों का आंसर सही है, हाइग्रोमीटर है, लेकिन हाइग्रोमीटर को डिस्कवर किसने किया था? तो हाइग्रोमीटर को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम है लियोनार्डो, लियोनार्डो द विंसी। इन्होंने इसको जो है खोजा था, लेकिन ये आधुनिक नहीं है। आधुनिक हाई इन्होंने 1480 में खोजा था, लेकिन इसके बाद आधुनिक यानी मॉडर्न हाइग्रोमीटर को खोजने वाले व्यक्ति अलग थे। तो मॉडर्न हाइग्रोमीटर को खोजने वालों के लिए नाम जाना जाता है हेनरिच, हेनरिच लंबर्ट। इन्होंने मॉडर्न हाइग्रोमीटर खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक किए उन सभी को धन्यवाद। एन एनीमोमीटर मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी जो एनीमोमीटर होता है वो क्या नापता है? प्रकाश की गति, बहती हुई हवाओं की गति, वाटर की स्पीड, या फिर सैटेलाइट की स्पीड? एनीमोमीटर क्या नापता है? तो जल्दी से बताइए ऑप्शन में, एनीमोमीटर क्या नापता है? एनीमोमीटर क्या नापता है, जल्दी से बताइए। हम्म, जल्दी से बताइए, एनीमोमीटर क्या नापता है? तो दोस्तों, अगर एनीमोमीटर की बात करूं तो ये हवा की गति नापता है। हवा की गति यानी स्पीड ऑफ वाइंड। कितने बच्चों का सही आंसर आया? अगर हम बात करें, अशोक शर्मा, सोनाली, आकृति, राखी, गीतिका, नेहा, प्रिया, हेमलता, विनोद शर्मा, बहुत बढ़िया। तो ये है वायु की गति यानी स्पीड ऑफ वाइंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर इज कॉल्ड? यानी कम तापमान, नीचे तापमान जो माइनस में हो जा सकते हैं,
तो उन टेम्परेचर्स को नापने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डायगोमीटर का, क्रायोमीटर का, या फिर क्रोमेटोमीटर का, या फिर हमारा साइमोमीटर का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल मिनिमम तापमान नापने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बिल्कुल मिनिमम तापमान नापने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सबसे कम तापमान नापने के लिए किसका यूज किया जाएगा? तो सबसे कम तापमान नापने की बात करें तो इसके लिए क्रायोमीटर यूज किया जाता है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं डायगोमीटर किस लिए यूज होता है? डायगोमीटर किस लिए यूज होता है? तो डायगोमीटर हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को नापने के काम आता है। और अगर हम बात करें क्रोमेटोमीटर, क्रोमेटोमीटर किसके लिए? तो रंगों में भेद करने के लिए, रंगों में भेद करने के लिए, कलर परसेप्शन के लिए यूज होता है। और बताइए, ठीक है। तो काफी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। लास्ट वाला बताइए, सायोमीटर किसके लिए यूज होता है? जल्दी से बताइए। सायोमीटर, सायोमीटर। तो जो इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, उनके दोलन के, उनके दोलन की फ्रीक्वेंसी नापता है, ठीक है। जो भी विद्युत तरंगे होती हैं उनके दोलन की फ्रीक्वेंसी नापता है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं। हाँ भाई, भूतू मार्शल जी पोल के लिए बोला तो है, लेकिन क्या करें, अभी पोल आ नहीं रहा है। हाँ, तो मैंने बोला तो है। और जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक किए उन सभी को धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग वर्क परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। यानी किए गए कार्य को अगर नापना है तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? यूडियोमीटर, दूसरा है एनीमोमीटर, सी ऑप्शन है हाइटोमीटर, और लास्ट डी ऑप्शन है अर्गेमीटर, या अर्गोमीटर बोल सकते हैं इसको, अर्गोमीटर। बताइए, तो किए गए कार्य को नापने के लिए हम कौन सा यंत्र यूज करते हैं? जी, नमस्ते साधना जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते जी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो को नहीं नाप लाइक किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर आप लोगों को बताया जा चुका है, ये वायु की गति के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? विंड स्पीड के लिए होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। और यूडियोमीटर भी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है, गैसों के आयतन के लिए, यानी वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर बाद पहले बताया था वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अभी बताया था। बस आपका ये नया ये है कि हाइटोमीटर से क्या होता है, तो ये वर्षा को नापता है, रेन को, ये वर्षा को नापता है, रेन को नापता है। तो आपका आंसर क्या बना? तो किए गए कार्य को नापने के लिए आपका आर्गोमीटर यूज होगा। आर्गोमीटर, ये थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पर, आका डंडा होना चाहिए था, आर्गोमीटर होगा। तो कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास? मजेदार लग रही है ना? एकदम नए नए क्वेश्चन मिल रहे होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन, क्लास तो मजेदार है ही। अगला 11वें नंबर का क्वेश्चन है, विकिरण के सभी प्रकार, जैसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशन हो रही है, तो बताइए हम उनको किससे नापेंगे? जैसे रेडिएशन होती है ना, रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा की रेडिएशन होती है, तो उनको किससे नापा जाता है? गीगर काउंटर से, पोलरीमीटर से, सी ऑप्शन कैलोरीमीटर से, या लास्ट ऑप्शन है रेडियोमीटर से? जल्दी से बताइए। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जब हो रहा होता है तो उसको सबसे ज्यादा वाइड लेवल पे, हाँ कल आएगा इसका पार्ट 2, स्वाति जी, कल आएगा इसका पार्ट 2। और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मैं कवर करने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, अगर रेडिएशन को नापा जाता है तो वो गीगर काउंटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? हाँ, यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो विपुल जी। अब यहां पर काम की बात नहीं है, यहां पर जो है अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को नापने की बात है। हाँ, तो यहां पर दोस्तों स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गीगर काउंटर आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन, यानी समुद्र की गहराई नापनी है, तो बताइए कौन सा मीटर यूज होगा समुद्र की गहराई नापने के लिए? लेक्सोमीटर, नैनोमीटर, फेदोमीटर, या फिर दोस्तों आपका हाइड्रोमीटर? जल्दी से बताइए, समुद्र की गहराई नापनी है या समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को खोजना है? जी, तो बताइएगा। दूर की वस्तुएं देखने के लिए होता है प्रिया जी। अच्छा, स्टेथोस्कोप पूछ रहे हैं, डॉक्टर अपने गले में जो सांप डाल के रखते हैं वही है ये। जी। अच्छा ये बताइए, प्रेम की गहराई नापने के लिए भी कोई मीटर है?
अच्छा सोनाली जी, तो इसका आंसर सी, काफी बच्चे सही बता रहे हैं। फेदोमीटर जी, ममता बता रही हैं, सचिन बता रहे हैं, विपुल सौरभ बता रहे हैं, जेके पाठक, बबली, दीक्षा, सभी का आंसर सही है। आकांक्षा, तो अगर प्रेम की गहराई नापने का भी कोई मीटर होता तो आप लोग अपने माँ बाप के द्वारा आपको किए गए प्रेम की गहराई जरूर नापते। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश या समुद्र का नीला मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? देखिए आपको पता है आकाश भी नीला होता है, समुद्र भी नीला होता है, तो स्कैटरिंग के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। तो आकाश और समुद्र अगर नीला होता है तो इसको अगर हम नापे, इसका नीलापन, तो किसकी वजह से नापेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाथ्यमीटर, ठीक है, जिसको वेदी मीटर भी कहते हैं। वेदी, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, इसे वेदी ही होगा, वेदी मीटर होगा। फिर इधर है सेरेनोग्राफ है, फिर साइनोमीटर है, फिर बोरोमीटर है। लगाइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, आवाद खान ने सबसे पहले आंसर दिया है और सबसे सही आंसर दिया है आवाद खान ने। तो ये होता है साइनोमीटर। क्या होता है? साइनोमीटर होता है, वेदीमीटर भी नहीं होता है, साइनोमीटर। वेदीमीटर जो है वो पानी की गहराई नापने के काम आता है। वेदीमीटर जो है वो क्या नापने के लिए, जैसे फेदोमीटर है ना, वो शिप से यूज किया जाता है, ये नॉर्मली यूज किया जाता है पानी की गहराई के लिए। वेदीमीटर जो है पानी की गहराई के लिए। और बोरोमीटर तो आप लोग जानते ही हैं, वायुमंडलीय दाब के लिए यूज होता है। गुड इवनिंग कुमारी अनामिका जी, ये वायुमंडल के दाब के लिए होता है। तो कंप्यूटर महोदय अगर आप पोल दे सकते तो आज बच्चे खुश हो जाते, कहते कि सर पोल नहीं आया है, बच्चों का दिल दुख रहा है। ठीक है जी, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द टाइम, यानी समय को, देखो समय को कोई नहीं रोक पाया है, लेकिन अब समय को अगर बात आए तो समय को मापने के लिए क्या यूज होता है, जल्दी से बताइए। समय को, आप लोगों की कमेंट्स में देख रहा हूं, जल्दी से लगाइए जवाब। समय, समय किससे नापा जाएगा? तो बिल्कुल सही कहा, क्रोनोमीटर से। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा जवाब। किसका आया है देखते हैं, सबसे पहले किसने जवाब दिया है समय को? 14 का डी, बिल्कुल नीरज कुमार जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बहुतू मार्शल कह रहे हैं मन नहीं लग रहा है बिना पोल गए, भाई थोड़ा मन लगाओ जी। और आकृति का आंसर सही है। और किस किस का आंसर है ये? ठीक है दोस्तों, जो बच्चे ड्यूरोमीटर लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ये प्लास्टिक जो होती है ना, प्लास्टिक, जैसे ये कुर्सी वगैरह प्लास्टिक की बनती हैं, या रबड़ जो होती है, उसकी कठोरता को नापने के काम आता है। प्लास्टिक और रबड़ की कठोरता को नापने के काम आता है ड्यूरोमीटर। आ रही है बात समझ में? एनीमोमीटर जो है वायु की शक्ति नापने के काम आता है। क्लियर? तो आप लोग गलती मत करिए, ये आपका क्रोनोमीटर होगा जो समय के लिए आता है, तभी तो क्रोनोलॉजी बनता है, इसी से तो बना है। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक, यानी भूकंप। भूकंप को नापने के काम कौन आएगा? गुड इवनिंग प्रशांति, अच्छा नवीन कह रहे हैं, ओके। भूकंप को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भूकंप का, एंडोस्कोप, थर्मोमीटर, सोनोग्राफ, या फिर सेस्मोग्राफ, या सिस्मोग्राफ भी बोल सकते हैं। हाँ स्वाति जी आपका भी बिल्कुल करेक्ट है, तो जल्दी से बताइए। तो स्टूडेंट्स अगर हम भूकंप की बात करें तो इसको नापने के काम आता है सिस्मोग्राफ। भूकंप नापने के काम आने वाला है सिस्मोग्राफ जी, सिस्मोग्राफ आएगा इसके काम। जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दिए हैं उन सभी को थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। और जो लाइक करने वाले हैं तो जल्दी से बच्चों वो भी लाइक कर दें दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में किया लाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है ल्यूसीमीटर, एंड सेकंड ऑप्शन इज क्रायोमीटर, थर्ड इज साइनोमीटर, एंड लास्ट इज बोरोमीटर। जल्दी से लगाओ, मुझे पता है आप लोग इसका आंसर बहुत जबरदस्त लगाने वाले हैं, बिल्कुल डिले किए बिना। देखते हैं क्या आंसर आता है, देखते हैं जी। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लाइट की इंटेंसिटी को नापे, प्रकाश की तीव्रता को नापे,
देखते हैं कौन आंसर लगा रहा है। ओके, विनोद शर्मा, सिमरन, प्रणवी, सभी का आंसर सही है। आकृति का आंसर सही है, आकृति का, तुषार, समित, ल्यूसीमीटर, बहुत बढ़िया। ल्यूसीमीटर होता है, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बायोमीटर यूज होता है। जो बच्चे बायोमीटर लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और कायरोमीटर को तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, साइनोमीटर को भी मैं आप लोगों को अभी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कॉल्ड व्हाट? विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए आप किस यंत्र का यूज करेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए आप किस यंत्र का यूज करेंगे? पहला है वेदीमीटर, सेकंड इज क्रायोमीटर, थर्ड वन इज एरोमीटर एंड लास्ट वन इज साइमोमीटर। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी। विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो बताइए किससे नापा जाता है ये? तो ये दोस्तों नापा जाता है एरोमीटर से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो एरोमीटर से नापी जाती है। तो किसका आंसर सही है? तो इसमें प्रणवी का आंसर सही है, प्रणवी का, और किसका आंसर सही है? बस, बाकी सारे बच्चे एकदम गलत आंसर दे रहे हैं। दोस्तों वेदी मीटर का तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था। आप वेदी मीटर क्यों लगा रहे हैं? वेदी मीटर का मैंने अभी आप लोगों को बताया है स्टूडेंट्स, पानी की गहराई। तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, बार बार ए क्यों लगा रहे हैं? ये तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूं। चलिए, 18 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। तो जो लोग वेदी मीटर लगा रहे हैं वो सरासर गलत लगा रहे हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन है उसके बावजूद भी गलत कर रहे हैं। किस भौतिक मात्रा को सीमेंस से नापा जाता है? बताइए, एक्चुअली ये पूछ रहा है सीमेंस किसका यूनिट होता है। आप लोगों को बस ये बताना है कि सीमेंस किसका यूनिट होता है। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, फिर है मैग्नेटिक फ्लक्स और फिर है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सीमेंस, सीमेंस किसका मात्रक होता है? एक्चुअली इसको जी से डिनोट करते हैं। सीमेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो जो विद्युत चालकता होती है ये उसका मात्रक होता है। यानी किसी भी चालक में जो विद्युत का प्रवाह होता है उसकी जो क्षमता होती है वही चालक की चालकता कहलाती है। यानी कैपेसिटी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। यानी ये प्रतिरोधकता की, रेजिस्टिविटी की, सॉरी रेजिस्टेंस की, माफ कीजिएगा, प्रतिरोध का उल्टा होता है। ये प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी इसका एक मात्रक जो होता है वो ओम इनवर्स भी होता है। इसका एक मात्रक जो होता है वो ओम इनवर्स भी होता है जी। तो काफी बच्चों का आंसर सही है। आरजे पाठक, ज्योति कुमारी गुड इवनिंग, अंकिता, जया, देव, नेहा, कामना, आवाद, सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। और जो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चुके हो उन सभी को धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर। जैसे आप लोग मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहते हो, पढ़ाई नहीं करते हो ना, और पेपर नजदीक आ रहा है, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, तो आप ही लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं मैं। तो ब्लड प्रेशर जो है अगर नापा जाएगा तो किससे नापा जाएगा? सिफिग मोनोमीटर, सिफिग मोनोमीटर, दूसरा है थर्मामीटर, ईसीजी, या फिर स्टेथोस्कोप। बताइए किससे नापा जाएगा? देखते हैं क्या आंसर आता है बच्चों का। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दो, थोड़ा सा बच्चा आ जाए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका सिफिग्मो मैनोमीटर, सिफिग्मो मैनोमीटर, जिससे कि ब्लड प्रेशर नापा जाता है। थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, ईसीजी आप लोग जानते ही हैं, और ये डॉक्टर यूज करते हैं इन सबको। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर्स के गले में पड़ा रहता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल, यानी जो बारिश हो रही है उसको नापने के लिए क्या यूज होता है? तो सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं। आज बच्चे बहुत जेन्युइन आए हैं, बहुत सही आंसर लगा रहे हैं बच्चे जी। तो बारिश हो रही है, बारिश का मौसम भी चल रहा है, बारिश की वजह से आप लोगों को जो है नेटवर्क भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया हूँ बारिश। तो लूसी मीटर है, ग्लेक्टोमीटर है, हाइटोमीटर है, या फिर हाइग्रोमीटर है। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ये एक्सप्लेन भी किया था बारिश वाला, याद करिए जल्दी से और बताइए, जल्दी से बताइए। तो स्टूडेंट जो बारिश होती है वो हाइटोमीटर से नापी जाती है। ये देखिए मैंने अभी आपको इसे एक्सप्लेन किया था, हाइटोमीटर को आप लोगों ने देखा होगा। हाइटोमीटर को मैंने एक्सप्लेन किया था, वर्षा लिखा था, देख लीजिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था, नहीं किया था? बिल्कुल, 10 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, तो अगर ध्यान से सुना होगा तो इसका भी आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है, अगर हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व नापें,
यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क की नापें तो किससे नापेंगे? विस्कोमीटर से या ऑडोमीटर से, हाइग्रोमीटर से कि हाइड्रोमीटर से? बताइए। दूध की बात हो रही है। अगर हम दूध की विशिष्ट गुरुत्व को नापें तो किससे नापेंगे? विस्कोमीटर से, साइंता जो बताता है, ऑडोमीटर से, हाइग्रोमीटर से कि हाइड्रोमीटर से? ज्योति जी जल्दी करवा देंगे आपकी भी साइंस की मैराथन। लेकिन अगर एक बात बताऊं, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये भी आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि एग्जामिनर ये कहेगा कि उत्तर प्रदेश वाले पेपर में मैं इस क्वेश्चन को डालूंगा, बिहार में नहीं डालूंगा। ऐसा नहीं होता है कि मैं इसको यूपी पीसीएस में डालूंगा, बिहार पीसीएस में नहीं डालूंगा। तो साइंस तो कॉमन ही होती है दोनों में, तो आप इसे पढ़ते रहिए, ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, जो दूध की विशिष्ट ग्रेविटी होती है वो हाइड्रोमीटर से नापी जाती है। कितने बच्चों ने इसका सही आंसर दिया? अशोक शर्मा ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, राखी ने इसका आंसर सही दिया है, दीक्षा हो गए इसका आंसर सही देने वाले बच्चे, तुषार हो गए, आरजे पाठक हो गए, ऐश्वर्या शर्मा हो गई जो इसका दे रहे हैं जवाब। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये है कि धुआं, आप लोग स्मॉग जानते हैं? स्मॉग जैसे वातावरण में कोहरा जो होता है, अगर उसमें गंदगी मिक्स हो जाए तो स्मॉग हो जाता है, धुआं हो जाता है। तो वो किसके मिश्रण से बनता है? पहला ऑप्शन कह रहा है ए ऑप्शन ऑक्सीजन और ओजोन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ओजोन एंड नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड डी ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन एंड सल्फर। जल्दी से लगाइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कोहरा पड़ता है, रात में धुंध छा जाती है, उसमें ही अगर पॉल्यूशन मिल जाए तो वो स्मॉग बन जाता है। तो ये आप लोगों को बताना है। ये ऐसे बनता है, अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो स्मॉग प्लस फॉग, ये दोनों मिलकर बनाते हैं। तो ये वायुमंडल का प्रदूषक होता है, यानी पॉल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में। तो ज़्यादातर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से मिलकर बनता है मोस्टली। जी, तो डी आंसर होगा। शिवानी शर्मा का आंसर सही है, अमलेश का आंसर सही है, विपुल सौरभ का आंसर सही है, आरजे का आंसर सही है, अरविंद आपका भी सही है, कामना, वर्षा त्यागी, जया शुक्ला, हाँ साधना, भाई सभी के आंसर सही हैं। नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ममता, सुमन, अंकिता, अंबिका, सभी का सही है। मास्टरमाइंड का भी आंसर सही है भाई, समायरा का भी आंसर सही है, सुधा का भी आंसर सही है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। ग्रेफिन क्या है? कार्बन की कोई एलॉय है कि नैनो स्ट्रक्चर है कार्बन का, कि कार्बन का कोई आइसोटोप है? देखो, बात आइसोटोप की हो रही है, ऑलोट्रॉप की नहीं हो रही है, समस्थानिक की हो रही है। ठीक है, तो आप लोग गलती मत कर दीजिएगा, या नन ऑफ दीज। ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन, तो आप लोग जानते हैं कार्बन के जो ऑलोट्रॉप्स होते हैं, अप्रूप जो होते हैं, उसी से बनता है, हीरा बनता है, ग्रेफाइट बनता है। और यही अगर हम कार्बन के नैनो कण लेते चलें और फिर स्ट्रक्चर करें तो ग्रेफिन का करेंगे। ग्रेफिन अब तक की सबसे मजबूत है। और ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन अधातु है, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है तो ग्रेफिन भी अधातु है, लेकिन ये विद्युत की सुचालक है। विद्युत की क्या है? ये सुचालक है ग्रेफिन। जबकि कार्बन का अपरूप जो है हीरा, वो है कुचालक है, इंसुलेटर है, लेकिन ग्रेफिन जो है कंडक्टर है। अगर हम बात करें तो स्टील से ये 200 गुना मजबूत है ग्रेफिन। बहुत मजबूत है ये ग्रेफिन इस वक्त। जी। हम्म। कार्बन के नैनो स्ट्रक्चर से बनती है। तो जितने बच्चों ने इसका आंसर बी बताया है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी, नैनो स्ट्रक्चर। साधना ने सही बताया है, ज्योति ने आंसर सही बताया है, देव ने आंसर सही बताया है, बिल्कुल। सचिन का आंसर सही है। और अगर हम बोले तो आरजे पाठक, ऐश्वर्या आपका गलत है, सुधा तिवारी आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। जी। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मीथेन। मीथेन गैस बताइए कहाँ कहाँ से निकलती है? मीथेन गैस कहाँ कहाँ से निकलती है? तो धान के खेतों से, जो चावल होते हैं, दीपक दीमक नहीं होते हैं, दीमक की बाम्बी से, या फिर इन दोनों से, ए और बी दोनों ऑप्शन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताऊं तो मीथेन गैस बहुत सारी जगह से निकलती है। धान के खेत से भी निकलती है, जहां पर दीमक पल रहे हैं वहां से भी निकलती है, जो कोयले की खानें होती हैं, माइनिंग होती हैं, वहां से भी निकलती हैं। और अगर जो जानवर जुगाली करते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं अपने डाइजेशन के लिए, तो वहां से भी निकलती हैं। तो यहाँ यहाँ से ये मीथेन गैस निकलती हैं। तो जो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दिए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू वीडियो को लाइक करने के लिए। अगला क्वेश्चन ये है, ये बताइए पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन से तत्वों, जैसे जीवन पर, ये जो पृथ्वी है इस पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो उस टाइम कौन कौन से तत्व थे? आपको ये बताना है, इस क्वेश्चन को देख के बताइएगा। जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, यानी लाइफ एग्जिस्ट करने लगी, तो उस टाइम, एट द टाइम, अर्थ पर कौन कौन से एलिमेंट हुआ करते थे?
तो ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं। उनको लगता है कि ऑक्सीजन इसका आंसर होगा, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। ये आप लोगों का आंसर सही नहीं होगा जी। ये आपका आंसर सही नहीं होगा, आपका आंसर बी सही होगा। ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि जब पृथ्वी पर लाइफ की उत्पत्ति हुई थी तो उस वक्त जो आवश्यक तत्व थे वो थे कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। वो क्या थे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कई बच्चे ऑक्सीजन के चक्कर में आंसर गलत कर देते हैं, मुझे पता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आप लोगों से एग्जाम में ये गलती ना हो। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तत्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी थे। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन बाद में एग्जिस्ट किया था जी। अगला क्वेश्चन, ये जो हार्ड वाटर होता है वो किसके यूज में नहीं आता? पीने के पानी के यूज में नहीं आता, कि साबुन से कपड़े धोने के यूज में नहीं आता, या जो बॉयलर्स होते हैं जो गर्म करते हैं पानी को उसके लिए यूज में नहीं आता, या फसल की सिंचाई में? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ, देखिए इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें आपको क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड ही ट्रू है, बी ऑप्शन कह रहा है सेकंड और थर्ड ट्रू है, सी ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ ट्रू है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों ही, चारों ही ट्रू हैं। बताइएगा आंसर, कौन सा आंसर होगा जी? बताइए। तो अगर मैं कहूं तो कठोर जल जो होता है, जो हैवी वाटर होता है, ना तो वो पीने के काम आता है, इट इज ट्रू, ना ही वो कपड़े धोने के काम आता है, ट्रू। और जो बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स भी फटने का डर होता है। देखिए क्या होता है कि ये जो कठोर वाटर होता है तो ये वाइट वाइट की, आपने देखा होगा जब हम पानी गर्म करते हैं तो एक वाइट कलर की परत जम जाती है। तो ये परत क्या करती है? ये ऊष्मा की कुचालक होती है। तो बॉयलर्स अत्यधिक गर्म हो जाता है और उसके अंदर पानी उतना गर्म नहीं होता, तो बॉयलर्स फटने का डर होता है। और ना ही ये सिंचाई के काम आते हैं, यानी ऑल आर ट्रू। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों का आंसर हो जाएगा डी। आप लोगों का आंसर कितना हो जाएगा? आप लोगों का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं ब्रह्मांड की बात करूं, ब्रह्मांड समझ रहे हैं, स्पेस भी। तो अगर मैं ब्रह्मांड की बात करूं जिसमें स्पेस आता है, तो स्पेस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन? जो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक किए हैं उन सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है आप लोगों का हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यानी जिसके अंदर कार्बन हो और वो नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाए? पहला ऑप्शन इज ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन इज फ्रुक्टोज, सी ऑप्शन इज सुक्रोज एंड लास्ट ऑप्शन इज सेलुलोज, यानी आखिरी ऑप्शन सेलुलोज है। तो बताइए जो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाएगा वो कौन सा होगा? जल्दी से बताइए इन सभी में। तो जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर चुके हैं उन सभी को थैंक यू। प्रकृति में बताइए इनमें से सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर नेचर में बात करूं तो नेचर में इन चारों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो प्रकृति में सबसे ज्यादा सेलुलोज पाया जाएगा। और सेलुलोज जो होता है वो कैसा होता है? मोनोसेक्राइड नहीं होता है, ये होता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेकेराइड होता है सेलुलोज। और इसका रासायनिक सूत्र भी मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। कपास हो गया, लकड़ी हो गया, इन सब में सेलुलोज बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, सेलुलोज के अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, जो कि हम जंतुओं के अंदर नहीं होती है। हम लोग मानव किस में आते हैं? हम लोग एनिमल में आते हैं, तो हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि आप देख सकते हैं कि प्लांट्स में कोशिका भित्ति होती है। बिल्कुल ज्योति कुमारी जी, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो जितने बच्चों ने आंसर दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं, बहुत बढ़िया। आज आप लोगों के जवाब बहुत उम्दा आ रहे हैं। ये बताइए अगर मैं सारे बायो कंपाउंड की बात करूं, वैसे तो बायो कंपाउंड्स में सारे ही होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन भी होता है, सल्फर भी होता है, सभी होते हैं। लेकिन यहां पर यह है कि वो नेसेसरी है, अनिवार्य है, इसका होना जरूरी है। इसके बिना आपका बायो कंपाउंड यानी जैव यौगिक बन ही नहीं सकता है।
इन चारों ऑप्शंस में बताइए जिसके बिना बायो कंपाउंड बन ही नहीं सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर कार्बन के बिना जो है बायो कंपाउंड नहीं बन सकता है, कार्बन के बिना। तो सभी जैव यौगिकों में अगर अनिवार्य तत्व जो बात करें, चाहे वो आपके जैव हों या फिर आपके अजैव हों, आपको मैं बता दूं बायो या जो आपके नॉन बायो होते हैं, अजैव जो होते हैं, ये सारे के सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, जैव कंपाउंड जो होते हैं सारे के सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो अगर देखिए आप नाम से ही देख सकते हैं, अगर कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो इसके अंदर कार्बन होगा ही होगा। भाई अगर कोई चीज कार्बनिक कंपाउंड है तो सीधी सी बात है, तो उसमें कार्बनिक यौगिक के अंदर होगा ही होगा। जैसे कोयला हो गया, है ना, कोक हो गया, इन सब के अंदर कार्बन होगा ही होगा। तो इसका आंसर सी होगा बिल्कुल। किस किसने आंसर दिया, चलिए नाम देख लेते हैं। रोजी का आंसर सही है, प्रिया का आंसर सही है, जया का आंसर सही है, आवाद का आंसर सही है, आकृति, तुषार, नेहा, प्रिया, नुपुर, अशोक, देव, सचिन, नीरज, आरजे पाठक, समायरा, सभी का, आवाद खान, सभी का आंसर ठीक है। बहुत देर से मैंने आप लोगों की कमेंट नहीं देखी थी। 30 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। वही बात, फिर वही बात इसने पूछ ली है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। पहला ऑप्शन इज कार्बन, सेकंड इज कैल्शियम, सी ऑप्शन इज नाइट्रोजन एंड लास्ट ऑप्शन इज डी। यानी पहला ऑप्शन कार्बन है, दूसरा कैल्शियम है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये मिलेगा ही मिलेगा। शालिनी जी गुड इवनिंग। तो जल्दी से बताइए, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगाया है कार्बन। तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कार्बन मिलना ही मिलेगा, नेसेसरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अमलेश का आंसर सही है, शिवानी शर्मा का आंसर सही है, प्रणवी का आंसर सही है, आकृति, सिद्धि, सौम्या, समिता, सचिन, गीतिका, नवीन, अभिषेक, अर्चना, सिमरन, ऐश्वर्या, सोनाली, ज्योति, ममता, साधना, तुषार, आवाज, सचिन, अशोक, प्रिया, नेहा, समायरा, जया, मास्टरमाइंड, अरविंद, देव, सभी का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही आप लोगों का जवाब आया। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वधिक यौगिक का निर्माण करता है। अगर मैं बोलूं कि इस दुनिया में अगर मैं सभी कंपाउंड्स की बात करूं, बच्चों बस 100 लाइक्स करा दो जल्दी से। 95 लाइक पहुंच चुके हैं, बस आप लोगों की हेल्प से अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो 100 लाइक्स पकड़ ही लेंगे। तो बताइए, अगर सबसे ज्यादा इस दुनिया में यौगिक हाइड्रोजन के हैं, कार्बन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं, तो देखो जब भी सबसे ज्यादा की बात आती है ना दोस्तों, चाहे वो जैव बोले, बायो कंपाउंड बोले, या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले, या सिंपल कंपाउंड बोले, इन तीनों का ही जवाब कार्बन होता है। फिर से सुन लीजिए, मैं एक बार रिपीट करता हूं। बायो कंपाउंड बोले, नॉर्मल कंपाउंड बोले, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले, इन सब का आंसर ही कार्बन होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इन सब का ही आंसर क्या होता है, कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पेंसिल लेड क्या है। पेंसिल का लेड क्या है, जल्दी से बताइए, पेंसिल का लेड क्या है। तो पेंसिल का जो लेड होता है, आप लोगों ने बचपन में पेंसिल इस्तेमाल की होगी, उसके अंदर काले रंग का सिक्का होता है, तो वो किसका बना होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है कि चारकोल का बना होता है, लैम्प ब्लैक का बना होता है कि कोयले का बना होता है। बताइए किसका बना होता है। आप लोगों ने यूज किया है बचपन में, जल्दी से बताइए। बिल्कुल यूज किया होगा, सबने यूज किया होगा लाइफ में एक बार बचपन में। तो जो पेंसिल होता है उसके अंदर जो ब्लैक कलर का सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट का, बिल्कुल सही जवाब, ग्रेफाइट का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्न में से किस में कार्बन मिलता है। अगर मैं देखूं तो इन चारों में से कार्बन किस में मिलेगा सबसे ज्यादा, ये बताइए। काफी बच्चों का आंसर सही आया है, बिल्कुल। सचिन, प्रिया, ज्योति, बताइए जल्दी से, इनमें से कार्बन किस में मिलेगा। हाँ, नुपुर तिवारी कह रहे हैं आज भी यूज करते हैं। शिवानी कह रहे हैं बच्चे खाते हैं। जी ठीक, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए। तो देखिए, टिन टिन तो खुद ही एक एलिमेंट है, एसएन। सिल्वर खुद ही एक एलिमेंट है, एजी। आयरन खुद ही एक तत्व है, एफई। जबकि लिग्नाइट क्या है, बताइए लिग्नाइट क्या है, एक कोयले की किस्म है कि नहीं है। लिग्नाइट क्या होता है, जल्दी से बताइए। लिग्नाइट एक तरीके का कोयला है कि नहीं है। लिग्नाइट एक कोयला है, और कोयले के अंदर क्या होता है,
कोयले के अंदर धू कार्बन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। और ये लिग्नाइट जो है बहुत खराब क्वालिटी का कोयला होता है, इसमें बहुत धुआं निकलता है। इसमें जो है कार्बन जो है वो लगभग 45 से 55% के बीच होता है। जी, ये राजस्थान में बहुत मिलता है ये वाला कोयला। जी, लिग्नाइट का। जी हाँ, बहुत ही लो कैटेगरी का कोयला होता है ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बताइए सबसे मजबूत कौन है? जर्मन सिल्वर सबसे मजबूत है, एलॉय है, एलॉय मतलब मिश्र धातु है, कि पीतल सबसे मजबूत है, कि स्टील सबसे मजबूत है, कि ग्रेफिन मजबूत है? बताइए। हाँ बताइए, इन चारों में से सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? जल्दी से बताइए, इन चारों में से सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? जी हाँ, तमिलनाडु में भी मिलता था वो, बिल्कुल। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, है ना। और तमिलनाडु के अकार्ड में मिलता है, तमिलनाडु के अकार्ड में मिलता है वो कोयला। ठीक है, ठीक है, अकार्ड में। तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग। संदीप कुमार डी बोल रहे हैं, बिल्कुल सबसे मजबूत ग्रेफिन होता है। नुपुर का आंसर सही है, ममता का आंसर सही है, नवीन का आंसर सही है, डी होता है। बहुत बढ़िया, ग्रेफिन सबसे ज्यादा मजबूत होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन ये है आप लोगों का, कार्बन की मात्रा बताइए किस में अधिक होगी? कास्ट आयरन में सबसे ज्यादा होती है, बीट आयरन में सबसे ज्यादा होती है, कि स्टील में सबसे ज्यादा होती है, कि स्टील की अगर हम एलॉय की बात करें तो इसमें ज्यादा होती है? इन चारों में से देखकर बताइए कि सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किस में होगी। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर दिए उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग बताइए कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा किस में होती है? कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा किस में होती है? तो कार्बन की मात्रा दोस्तों सबसे ज्यादा जो होती है वो आपके कास्ट आयरन में होती है। कास्ट आयरन में 3.5% से 4.5% तक होती है। जो बच्चे स्टील बता रहे हैं वो सरासर गलत हैं, स्टील में ये बहुत कम होती है, 0.1 से 1.5% तक ही होती है, स्टील में बहुत कम होती है। तो आपका आंसर ए होगा, कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बताइए किसमें कार्बन नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन? ये हिंदी में नहीं है, तो मैं हिंदी में, अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपने मुंह से बोल देता हूं। इन चारों ऑप्शन में से देख के बताइए किसमें कार्बन नहीं होगा। तो अगर ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं है तो मैंने अपने मुंह से बोल दिया है, चारों में से देखकर बताइए किसमें कार्बन नहीं होगा। तो हीरा तो कार्बन का प्रूफ होता है तो इसमें कार्बन होगा, ग्रेफाइट भी कार्बन का प्रूफ होता है, इसमें भी होगा, कोयले में भी कार्बन होता है। लेकिन जो सैंड होता है, बालू जिसको कहते हैं, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। हीरा जो होता है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, और सबसे ज्यादा मजबूत भी होता है, कठोर भी होता है। हीरा सबसे ज्यादा कठोर भी होता है। जी, आगे चलते हैं, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है, बताइए। तो जो तिलचट्टा होता है, कॉकरोच जिसको हम कहते हैं, इसका रक्त क्या होता है? सफेद होता है। जी, जो तिलचट्टा होता है इसका ब्लड का कलर क्या होता है? सफेद होता है। तिलचट्टा के, हाँ गीतिका जी, अब हम तेज कर देंगे। जी, जी। तो आप लोगों से पूछा जाए कि जो लिम्फोसाइट होते हैं उसका निर्माण किस में होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण किस में होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण, तो दोस्तों स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों, लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है। ठीक है। लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट इज नथिंग, ये एक तरीके का डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है लिम्फोसाइट। तो इसका निर्माण जो होता है वो हमारे बोन मैरो में होता है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बोन मैरो में, और ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, और जल्दी से बताइए, गीतिका आप बताएंगी इस क्वेश्चन का आंसर। गीतिका जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट में जुड़े रहिए। अगर आपको आंसर नहीं आएंगे तो आप बोरिंग आपको लगता रहेगा, क्लास स्लो लगता रहेगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो क्लास तो स्लो लगेगा ही। जल्दी से बताइए, ट्राइग्लिसराइड क्या होती है? ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? जल्दी से गीतिका आंसर बताएंगे। गीतिका कहाँ पर हैं आप? जल्दी से आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, गीतिका पांडे गलत आंसर बताते हुए
नहीं गीतिका, ए नहीं होगा। ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो फैट होता है। ठीक है, देखिए हमको एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हमें जो है जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी में किसी क्वेश्चन को गलत कर बैठे, ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड एक तरीके का फैट होता है, और ये फैट कहाँ पर पाया जाता है? तो ट्राइग्लिसराइड का जो फैट का प्रकार है ये पाया जाता है ब्लड में। तो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी एग्जाम में आती हैं। कल को आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ये बताइए ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में ये जो फैट होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो कई कम बच्चे बता पाते हैं इस बात को, बहुत ही कम बच्चे बता पाते हैं कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो एक तरीके का फैट होता है और ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसका जो स्तर है वो 150 डीएल से कम होता है और 200 mg से ज्यादा होता है, इससे हो तो ज्यादा होता है। ठीक है, और इसी की वजह से महिलाओं में एक बीमारी होती है, फीमेल्स में एक बीमारी होती है। बताइए वो बीमारी क्या है? ट्राइग्लिसराइड फैट जब बॉडी में बढ़ जाता है तो ये महिलाओं को एक बीमारी होती है। जल्दी से उसे बताइए क्या वो बीमारी है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। फीमेल्स को एक बीमारी होती है जब ट्राइग्लिसराइड फैट बढ़ जाता है, तो उस बीमारी का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, एग्जामिनर पूछता है। देखो ये सारे क्वेश्चन ही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए जो मैंने इस बीमारी का नाम आपको बताया है ये भी तो एक क्वेश्चन है, कल को आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्राइग्लिसराइड फैट की वजह से महिलाओं में जो बीमारी होती है उसका नाम बताइए, तो ये भी तो एक क्वेश्चन है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए मैं आपको काफी क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ आपको आज 50 क्वेश्चन कराया हूँ, करने आया हूँ। आप ये देखिए कि मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन बताए हैं। जी, आप लोग देखिए कि मैंने आप लोगों को आज कितने क्वेश्चन कराए हैं। और दोस्त जो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दिए हैं उन सभी को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। बताइए जल्दी से, ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है ब्लड? या बी ऑप्शन उपकलित टिश्यू है, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्लड क्या है? ब्लड क्या है जल्दी से बताइए। थैंक यू ज्योति जी। हाँ मास्टरमाइंड, जल्दी से बताइए ब्लड क्या होता है, जल्दी से बताइए। थैंक यू प्रणवी जी। अच्छा अच्छा, हाँ समिता जी दोनों में होता है, लेकिन महिलाओं में इसको क्रोनरी बोला जाता है। ब्लड क्या होता है जल्दी से बताइए। तो ब्लड स्टूडेंट्स एक संयोजी ऊतक होता है। देखिए कनेक्टिव टिश्यू स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अंगों को जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, एक स्वस्थ मनुष्य में, एक हेल्थी मनुष्य में ब्लड कितना पाया जाता है? ब्लड पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक हेल्थी मनुष्य में ब्लड कितना पाया जाता है? तो एक हेल्थी मनुष्य में ब्लड की मात्रा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो एक हेल्थी मनुष्य में ब्लड की मात्रा 5 लीटर से 6 लीटर पाई जाती है। अच्छा इसकी प्रतिशतता भी पूछी जाती है कि एक इंसान के अंदर कितना प्रतिशत खून होता है। तो आप लोगों को याद रखना है प्रतिशतता होती है 7, यानी जो बॉडी वेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉडी वेट 80 kg है, तो मैं जब इसका 7% निकालूंगा यहाँ पर, तो 5.6 लीटर ब्लड आ जाएगा। तो ये एक लमसम हमको आइडिया लगता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, 5.6 लीटर आ जाएगा। तो लगभग 7%। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 7 बताएंगे, और लीटर में पूछेगा तो 5 से 6 लीटर बताएंगे। फिर कह रहा हूं कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को बिल्कुल भी। परसेंटेज में पूछेगा तो 7% लगा के आएंगे, और लीटर में पूछेगा तो 5 से 6 लीटर लगा के आएंगे। और पीएच वैल्यू पूछेगा तो पीएच वैल्यू क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। पीएच वैल्यू क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। पीएच वैल्यू, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या बता के आएंगे, जल्दी से बताइए। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी बता के आएंगे? 7.4। ये इसके लगभग होती है 7.4। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, 2 बच्चे और आ जाए, मैक्सिमम 100 हम लोग पकड़ लें जल्दी से। जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अब आपको बताना है आरएच फैक्टर का नाम किसके नाम पर, किसके बेस पे पड़ा? चमगादड़, रीसिस बंदर, गेंडा, चूहा। आरएच फैक्टर जो है वो हमने कहां से लिया? चमगादड़ से, रीसिस बंदर से, गेंडे से, या फिर चूहा से? बिल्कुल सभी लोग पीएच वैल्यू सही बता रहे हैं। गीतिका पांडे बहुत उमदा, बहुत बढ़िया आंसर गीतिका, एक्सीलेंट जॉब। और नुपुर, अंकिता, वर्षा, प्रिया, सभी बच्चों को जो है मेरी तरफ से 5 स्टार। आज आप लोग बहुत सही जवाब दे रहे हैं, मतलब कि बहुत बढ़िया, बहुत उमदा। ठीक है जी, आरएच फैक्टर, तो आरएच फैक्टर दोस्तों रीशिस बंदर की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंडिस्टर ने, हुक्सले ने,
विनर ने या फिर डी ऑप्शन लैंडिस्टन एंड वीनर दोनों? बताइए, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? आरएच फैक्टर की खोज जल्दी से बताइए, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आरएच फैक्टर की खोज इन दोनों ने ही की थी, लैंडिस्टन एंड वीनर दोनों ने मिलकर की थी। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप पूछेगा कि भाई ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तब आपका आंसर लैंडिस्टर होगा खाली। लेकिन अगर यहां पर आरएच फैक्टर होगा तो दोनों ही आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, लैंडिस्टर भी और वीनर भी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जल्दी से बताइए, रक्त समूह की ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? देखिए शुरुआत में ब्लड ग्रुप हमें ए मिला था, और कौन कौन सा ब्लड ग्रुप मिला था? ए मिला था, और कौन कौन सा ब्लड ग्रुप मिला था? बी मिला था, ए बी मिला था, और ओ मिला था। जी, ये ब्लड ग्रुप थे जो कि लैंडिस्टर ने खोजे थे 1902 में, 1902 में। नहीं, ओ नहीं था। देखिए ए और बी जो थे और ए बी जो थे, ये लैंडिस्टर के द्वारा थे, लैंडिस्टर के द्वारा थे। और जो चौथा ब्लड ग्रुप था वो खोजा था आपका स्टूलूरी ने, ये खोजा था। चलिए, तो रक्त समूह की खोज जो थी वो आपकी कार्ल लैंडिस्टर ने थी, यानी डी आंसर आप लोगों का सही होगा, डी आंसर ब्लड ग्रुप का। जी, अगला क्वेश्चन, प्रतिजन एंटीजन क्या है? हमारी बॉडी में जो एंटीजन होता है जिसके विपरीत एंटीबॉडी बनती है, एंटीजन क्या होता है? हमारे शरीर के ताप को कम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को लो करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, हम लोगों को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, या फिर लास्ट, अगर हमारी बॉडी में कोई भी पॉइजन होता है तो उसके एंटीबॉडी का काम करता है? बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग कि एंटीजन का काम क्या होता है हमारी बॉडी में। तो स्टूडेंट्स, एंटीजन का काम हमारी बॉडी में जो होता है इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। ये एंटीजन का काम क्या होता है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से रक्त ले ले तो उसका रक्त क्या होना चाहिए? ए बी, मान लीजिए किस कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बताइए वो किस किस से एक्सेप्ट कर सकता है? ए बी ब्लड ग्रुप वाला किस किस से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है? अंबिका, समायरा, परनवी, अनिल, सुमंत, नुपुर, सभी का आंसर सही है। तो स्टूडेंट, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी लिख सकता है, ए बी से लिख सकता है, इवन ओ से भी ले सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में डिपेंड करता है, डी एंटीजन पर डिपेंड करता है, डी एंटीजन पे डिपेंड करता है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो आंसर होगा, अगर ये सबसे ले सकता है तो इस हिसाब से आपका आंसर डी होगा। कितने बच्चों ने आंसर लगाया? देव ने लगाया, नुपुर ने, नाहिद ने, वर्षा ने, इक्षा ने, सोना ने, दीक्षा ने, राहुल, साधना, श्वेता, रुचि, मास्टरमाइंड, अभिषेक, अंकित, दीप्ति, भूतू, ज्योति कुमारी, नेहा गुप्ता, अशोक शर्मा, आरती, सौम्या, प्रिया, जया, अनिल, सचिन, अरविंद, नेहा, सचिन। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अब बताइए वह कौन सा प्राणी है जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन विलय होता है, यानी प्लाज्मा को कहते हैं, प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है, विलय होता है? बताइए, मेढक होता है, फिश होती है, मानव होता है कि केचुआ होता है जिसके प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन होता है? तो देखो मानव के तो होगा नहीं, ना फिश होगा ना फॉग होगा, ये होगा केचुआ। केचुआ जो होता है जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है, इसके हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्लाज्मा में गैसों के द्वारा, पोषक पदार्थों के द्वारा परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है प्लाज्मा में गैसों और जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। 47 नंबर का क्वेश्चन, बस एक बच्चा और ला दो, 100 हो जाए, 100 बच्चे लाइव हो जाए जी। और जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करे हैं उन सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद, वीडियो को लाइक करने वाले सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद। इस क्लास की पीपीटी में आप लोगों को बायजूस, पीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम डिस्कशन टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा जी। तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? तो स्टूडेंट, पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहीं पर रेस्पिरेशन होता है सेल का, कोशिकीय श्वसन यहीं पर होता है, कोशिकीय श्वसन यहीं पे होता है, यानी सेल्यूलर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यहीं पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसा कौन सा जीव विज्ञानी है जिसने की कोशिका की खोज की थी? बताइए,
सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था ये आप लोगों को बताना है। सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो सेल को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। कितना बच्चा आंसर लगाएगा इसका, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर लगाएगा। रॉबर्ट हुक। हाँ, तो सुमंत मिश्रा का सबसे पहले आंसर आया है, फिर कामना का आंसर आया है, साधना का आंसर आया है, शिवानी का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। रॉबर्ट हुक। आकृति का आंसर आया, बहुत बढ़िया। गीतिका का आंसर आया, अशोक शर्मा का आया। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। प्लांट कोशिका, प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से क्यों अलग है? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से अलग है, इसको हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सेल वॉल की वजह से अलग है, या फिर प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से, या फिर सेल न्यूक्लियस की वजह से? जल्दी से बताइए, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से बताइए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट, प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल होती है प्लांट्स में, पादप कोशिका में सेल वॉल होती है और जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है, बस। और देखिए 1 घंटा हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बोला था 10 PM से 11 PM तक मैं क्लास लूंगा और 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो ये 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत उम्दा जुड़े रहे, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, यानी हमारी बॉडी में सबसे मजबूत क्या होता है? बोन, इनेमल, डेंटाइन या फिर सीमेंटम? अस्थि, दंत वलक, डेंटिन या फिर सीमेंटम? तो ह्यूमन बॉडी में सबसे मजबूत होता है इनेमल। ह्यूमन बॉडी में सबसे मजबूत क्या होता है? इनेमल होता है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, इस क्लास की पीडीएफ जो कि बच्चा चाहता है, तो ये आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम डिस्कशन। तो आपको ये यहां पर मिल जाएगी, पीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम डिस्कशन। ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चुके हैं उन सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं, कल मुलाकात करते हैं। हाँ, आज पहली क्लास है जी साइंस की, मैथर की। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। बाय बाय।